चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपकी नॉलेज में है कि चैप्टर 8 हमारा तकरीबन ख़त्म हो गया है, लेकिन कुछ चीज़ें रह गई थी। तो बच्चों, मुझे आज भी चैप्टर 8 के 2-3 चीज़ें करानी है, तो आज मैं इसको वाइंड अप कर देता हूँ। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हमारा चैप्टर 8 है उसके कुछ डेरिवेशंस रह गई स्टूडेंट्स। ये कभी कभी एग्जाम में आपके पास आ जाती हैं, तो मैंने कहा यार इसको क्यों छोड़ा जाए। अच्छा स्टूडेंट, देखें, अब कुछ कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं, आपके बने हुए हैं लेकिन उसको और थोड़ा मजबूत करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल, इस साइन को क्या कहते हैं बच्चों? फैक्टोरियल। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। 5 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है सर कि 5 को टिल 1 तक मल्टीप्लाई करें इस तरह। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ये मतलब होता है किसका स्टूडेंट? 5 फैक्टोरियल का। अच्छा, अब स्टूडेंट्स, अगर मैं कुछ फॉर्मूलाज को यूज करूं जस्ट लाइक n फैक्टोरियल, मतलब कोई भी नंबर आ जाए, तो n फैक्टोरियल के 3 फॉर्मूले होते हैं सर। कौन से? n माइनस 1 फैक्टोरियल, इसी तरह n फैक्टोरियल, n माइनस 1, n माइनस 2 फैक्टोरियल, इसी तरह एक और होता है n फैक्टोरियल, n माइनस 1, n माइनस 2 और n माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूलाज हैं। सही है। अब इसका मतलब क्या? अच्छा, मतलब सबका एक ही है सर। क्या मतलब? क्या कह रहे हैं? मतलब ये, अगर मैं n की जगह लिखता हूं 5, मिसाल के तौर पर लिखा 5 फैक्टोरियल, तो बराबर होगा सर 5 माइनस 1 फैक्टोरियल के। मतलब सर 5 फैक्टोरियल इक्वल होगा किसके? अभी मैं लिख देता हूं सही से, एक मिनट रुके जरा यार, इसको मैं सही से कर दूं। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में कर देता हूं। हाँ, अगर मैं ये लिखता हूं तो सर इसका मतलब ये होता है, मेरे पास क्या लिखा हुआ है? n माइनस 1 फैक्टोरियल ना। एक मिनट, इसको मैं जरा सही से लिख देता हूं। अच्छा, हाँ, तो n की जगह रख दिया तुमने 5, यहां पे रख दिया 5 फैक्टोरियल, बराबर होता है n की जगह दोबारा 5, और यहाँ पे 5 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये बराबर हो गया किसके? 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो सर बात तो एक ही हो गई, बात तो एक ही हो गई। इसकी बात कर रहा था मैं, अभी इस फॉर्मूले की बात कर रहा था। सही है। तो सर देखें, बात तो एक ही है। अगर क्या मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूं तब भी बात एक ही होती है? सर चेक कर लेते हैं। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे 5 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा वही 5, 5 माइनस 1, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो सर ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। सर वही बात हो रही है, ये देखें, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। सर अभी भी यही बात हो रही है। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, एक ही आंसर आ रहा है। सर क्या इसको, अगर इसकी बात करें, नंबर 3 जो फॉर्मूला लिखा है आपने, क्या इसमें अगर हम करें तब भी एक बात होगी? तो बेटा आपको प्रूफ करके दिखा देते हैं कि 5 फैक्टोरियल इक्वल है 5, 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो सर देखें तब भी यही बात होगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। तो सर ये फॉर्मूला लें, ये फॉर्मूला लें या ये फॉर्मूला लें, बात एक ही है। ठीक है। अब आपके पास अगर एमसीक्यूज में आए तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अब एक बात को और समझ लें। अब सर कुछ डेरिवेशंस आती हैं, जस्ट लाइक 0 फैक्टोरियल बराबर होता है 1 को, 1 के। सर इसको प्रूफ करके दिखाएं। तो बच्चों इसको प्रूफ कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आपने यहां पे लिखा स्टूडेंट्स n फैक्टोरियल इक्वल है n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। अब जहां जहां n, वहां वहां 1, आपने यहां पे लिखा पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1, क्योंकि 1 लेकर आना है। तो आपने यहां पे लिखा 1 फैक्टोरियल, यहां पे भी 1, यहां पे 1 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल इक्वल है 1, और ये 1 माइनस 1 कितना होगा? 0 फैक्टोरियल। सही है। अब होगा क्या स्टूडेंट्स, देखिएगा, 1 फैक्टोरियल को ऐसे लिखा आपने, और 1 0 से क्या होता है सर? 0। तो ये रहा 0 फैक्टोरियल। सही है।
तो 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल भी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ही होगा। तो आप देख सकते हैं कि सर 1 इक्वल आ गया किसके, 0 फैक्टोरियल के। दैट्स इट, बहुत ही सिंपल था। तो बताओ बेटा, यहां तक तो कोई मसला नहीं ना, बहुत सिंपल सी बात थी ये तो। यस और नो में रिप्लाई कर दो जल्दी, फिर आगे बताता हूं। ओके मनाहिल, ओके मरियम, ओके आमना बेटे, ठीक है। ये बेटा छोटी छोटी ना डेरिवेशंस हैं जो कभी कभी आ जाती हैं। इसी तरह बच्चों देखें, एक और डेरिवेशन है। वो डेरिवेशन क्या है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको कहा था बेटा याद कर लो कुछ दिनों के लिए, फिर मैं आपको करवा दूंगा। देखो आज मैं करवा रहा हूं, याद करो बेटा। मैंने बताया था ना कि NC0 इक्वल होता है किसके, 1 के। अगर आप लोग को याद आ रहा हो स्टूडेंट्स, तो आज इसको प्रूफ भी करके दिखा देता हूँ बेटा। अच्छा देखो बेटा, हमारे पास NCR का एक फॉर्मूला होता है। NCR इक्वल होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। ये एक फॉर्मूला है किसका, NCR का। सही है। तो आपने क्या करना है, आपने तो ये मालूम करना है। तो आपने क्या लिखा है स्टूडेंट्स, आपने ये फॉर्मूला लगाया NCR इक्वल टू दोबारा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। और जहां जहां r है वहां वहां क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि सर लाना क्या है, 0 लाना है, क्योंकि NC 0 है ना सर। तो r की वैल्यू तो पता चल गई सर 0। तो NC0 इक्वल टू n फैक्टोरियल, और इधर r फैक्टोरियल का मतलब 0 फैक्टोरियल और n माइनस 0 फैक्टोरियल। सही है। तो अब सर देखें, NC0 इक्वल टू n फैक्टोरियल। सर 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, सर 1 के बराबर होता है, पीछे प्रूफ करके आए 1। और n माइनस 0 फैक्टोरियल का मतलब सर n फैक्टोरियल। सही है सर। ये देखें क्या दिखाया है बेटा, सर n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल ऊपर नीचे कैंसिल। सर आप देख सकते हैं कि NC0 आ रहा है 1/1, और सर 1/1 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो बच्चों ये देखें, ये भी प्रूव्ड हो गया आपसे। इसी तरह स्टूडेंट्स एक और आपके पास है कि याद करो बेटा, मैंने ये भी बताया था कि NC1 बराबर होता है किसके, n के, है ना। तो अब इसको भी करवा देते हैं बच्चों, आपको वही फॉर्मूला लगाएं आप। NCR इक्वल है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो सर ये इधर क्या आ रहा है, 1, तो बेटा मतलब r की वैल्यू क्या है, 1। तो आपने लिखा NC1 n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, और यहां पे लिख दिया n माइनस 1 फैक्टोरियल। सर ये तो हो गया NC1 और n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, बच्चों 1 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा सर, ऑब्वियसली बात है 1 के बराबर ही होगा। और मतलब 1 के बराबर है, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब क्या करें स्टूडेंट्स, ऊपर वही लिखे n फैक्टोरियल, 1 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, यही आ जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब हमने n फैक्टोरियल का फॉर्मूला अभी यहाँ पे पढ़ा था सर, कहाँ पे, ये रहा, किसके बराबर है, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे लिख दिया हमने, इसकी जगह लिख दिया n माइनस 1 फैक्टोरियल, और डिवाइड में क्या है, n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये ऊपर नीचे कैंसिल, तो आप देख सकते हैं कि NC1 इक्वल आ रहा है किसके, n के इक्वल आ रहा है। सही है। तो ये सिंपली बेटा NC1 इक्वल टू n का आपके पास फॉर्मूला आ गया। इसी तरह अगर NC2 आ जाए तो कोई बात नहीं बेटा, वो भी निकल जाएगा, इसमें क्या है। NC3 आ जाए तो वो भी निकल जाएगा, NC4 आ जाए, कुछ भी आ जाए आराम से निकल जाएगा। अब अगर तुम्हें निकालना है NC2 इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये निकालना है, तो आपने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, वही फॉर्मूला लगा दो। NCR इक्वल है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो सिंपल आपने क्या लिखा, अच्छा r की वैल्यू कितनी है, 2, मतलब NC2 n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 अप फैक्टोरियल। NC2 n फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2 1 जा 2, और ये रहा n माइनस 2 फैक्टोरियल। सही है। इसी तरह अब देखो यहां पे n माइनस 2 फैक्टोरियल आ रहा है,
तो मैं n फैक्टोरियल का कौन सा फॉर्मूला लूंगा, ये वाला लूंगा। अगर NC3 आता तो ये वाला फॉर्मूला लेता, अगर NC4 आता तो इसमें एक और बढ़ा देता, -4 कर देता। सही है, तो इस तरह बढ़ाते हैं बेटा। तो यहां पे n फैक्टोरियल की जगह मैं ये दूसरा वाला इसका फॉर्मूला लूंगा। तो ये हो जाएगा NC2 इक्वल टू n-1 अपॉन n-2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पे r फैक्टोरियल था ना, तो r फैक्टोरियल का मतलब ये हो जाएगा आपके पास 2। सही है, सही है, ठीक है। तो अपॉन में लिख दिया 2n-2 फैक्टोरियल। अब देखो n-2 फैक्टोरियल, n-2 फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल। तो आप देखें NC2 कितना आ रहा है, n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। सही है, इस फैक्टोरियल को ना ही खोलो, बेहतर है। तो ये आ रहा है, सही है। अगर मैं बोलूं कि NC3 निकालो, ये देखें, ये तो हो गया आंसर। अगर मैं बोलूं बेटा NC3 निकालो, तो आप देखते ही बता देंगे सर इसमें क्या है, हम डायरेक्ट बता सकते हैं क्या, n-1 n-2 और अपॉन 3 फैक्टोरियल। सही है, ये प्रूफ हो जाएगा, वो भी इसी फॉर्मूले से हो सकता है, NCR वाले से। अगर आपके पास एग्जाम में आ जाए, बताओ बेटा कि NC5 का फॉर्मूला बताओ, आपने कहा सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी बता देते हैं। n-1 n-2 n-3 n-4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। सही है, तो आराम से आप फॉर्मूला बना सकते हैं स्टूडेंट, इसमें कोई इशू की बात नहीं है। तो यहां तक क्लियर हो गया स्टूडेंट, से यस और नो। उसके बाद में आपको एक क्वेश्चन मैंने गलती से छोड़वा दिया था, क्वेश्चन नंबर 11, तो उसके बाद मैं आपको वो करवा देता हूं। ओके मरियम, ओके मनाहिल, बहुत सिंपल सी बात थी, जब आप लोग करेंगे ना इंशाल्लाह फिर आप लोग को और भी आसान लगेगा। अच्छा जी, उसके बाद स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करता हूं मैं आपसे। और क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स आपके पास लिखा हुआ है, इन द एक्सपेंशन of x square plus a upon x होल पावर m, और उसके बाद लिखा हुआ है द बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ द फोर्थ एंड 13th टर्म are equal to each other। और आपसे कह रहे हैं find the term independent of x। अब देखो यार बहुत आसान है, सुन लो अब मेरी बात। इसमें करना क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले एक्सपेंशन, इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। फोर्थ टर्म और 13th टर्म के कोफिशिएंट को इक्वल कर देंगे। सही है, और सबसे पहले तो हम m की वैल्यू निकालेंगे, तब जाके हम इंडिपेंडेंट ऑफ x निकाल सकते हैं। सही है, तो सबसे पहला काम वही करा स्टूडेंट्स आपने। सर a इक्वल है किसके, एक्स स्क्वायर के, b इक्वल है a अपॉन x के, और सर n इक्वल है किसके, m के। सही है, उसके बाद आपने देखा सर फोर्थ टर्म निकालनी है, तो बताओ बच्चों कौन बताएगा मुझे कि सर फोर्थ टर्म निकालनी है तो r कितना होगा। पहले तो फॉर्मूला लिख देता हूं, जल्दी बताओ, सबने रिप्लाई करना है। ये वाला फॉर्मूला लिखा NCR a(n-r) b की पावर r। सही है, ये फॉर्मूला आपने यहाँ पे लिख दिया। जल्दी बताओ, किसी का रिप्लाई नहीं आया कि जब फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी है तो r की वैल्यू कितनी होगी। वेरी गुड मरियम फरहान, और भी लोग बताएं जल्दी से। वेरी गुड मनाहिल, जबरदस्त। ओके बच्चों देखें, r की वैल्यू 3 होगी,
वेरी गुड, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही बताया, कुछ लोगों ने गलत भी कर दी, कोई बात नहीं। जब टर्म 4 हो तो बेटा आर की वैल्यू एक कम होती है, ठीक है, याद रखना है। अब आप लोगों ने, हमेशा बताता हूं मैं। तो आर कितना है आपके पास स्टूडेंट्स? 3 है। तो अब करना क्या है बेटा, आपने इन वैल्यूज को पुट करना है, आर की, ए की, बी की और एन की वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो जब पुट कर देंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह हो जाएगा बेटा कि T3+1 इक्वल टू MC3 x की पावर 2 और होल पावर है m-3, और ये हो जाएगा a अपॉन x होल पावर 3। तो ये हो जाएगा टर्म 4 MC3 x 2m-6 a की पावर 3 डिवाइडेड बाय x की पावर 3। सही है। तो टर्म 4 इक्वल टू MC3, यहां पे आ जाएगा a की पावर 3 कर दो इधर, और x की पावर 2m-6, जब ये पावर ऊपर जाएगी तो x की पावर -3। तो बेटा टर्म 4 आपके पास हो जाएगी MC3 a³ x की पावर 2m। अब -6 और -3 कितना हो जाएगा? -9 हो जाएगा। तो बच्चों अगर मैं इस पे आपको ये बोलूं कि बताओ बेटा इसमें कोफिशिएंट क्या है, तो आप मुझे बताएंगे सर कोफिशिएंट ऑफ टर्म 4 इज MC3। इसी तरह स्टूडेंट्स अब मुझे 13th टर्म निकालनी है। चलो भाई बताओ 13th टर्म के लिए आर की वैल्यू कितनी रखेंगे? वेरी गुड मरियम फरहान, वेरी गुड मनाहिल। आमना आर की वैल्यू कितनी लिखेंगे? जल्दी सही से बताओ। 13th टर्म है ना, जल्दी बताओ। 12 रखेंगे। आर की वैल्यू कितनी रखेंगे? 12। वेरी गुड। अब देखें स्टूडेंट्स, यहां पे आपने वैल्यूज को पुट करा, 12+1 MC12 x की पावर 2, और ये हो जाएगा m-12, इसी तरह a अपॉन x होल पावर 12। तो ये हो जाएगा टर्म 13 MC12 x की पावर 2m-24 a की पावर 12 और x की पावर 12। अब ये पावर को ऊपर लेकर आते हैं बेटा। टर्म 13 MC12 a की पावर 12, x हो जाएगा 2m-24 और x की पावर 12। अब बेसिस सेम हो रही है, पावर्स को ऐड कर देंगे। तो टर्म 13 है MC12 a12 और x की पावर हो जाएगी 2m-36। सही। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कोफिशिएंट क्या है, तो बेटा MC12 कोफिशिएंट है। तो आप यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ टर्म 13 इज MC12। अब कंडीशन ये है, कंडीशन भाई आपके पास कंडीशन ये है कि क्वेश्चन दिखाता हूं, लिखा हुआ है कि कोफिशिएंट क्या होंगे? इक्वल होंगे एक दूसरे से। अच्छा भाई, अब अगर हम अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन काम करते हैं स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, अच्छा जी, तो कंडीशन हमें ये कह रही है कि MC3 इक्वल होगा MC12 का। सही है। और यहां से स्टूडेंट्स हमें m की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है? m की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? तो आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूं मैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं। कॉन्सेप्ट का नाम है बेटा बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशंस। कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। अब ये है क्या? ये देखें, ये है ये
मिसाल के तौर पे जब एम सी आर इक्वल हो एम सी एम माइनस आर के। अब देखें कहानी यहां पे ये आ रही है कि सर यहां से एम की वैल्यू निकालनी है, यहां से क्या करना है बेटे, एम की वैल्यू को निकालना है। तो आप क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन आपको क्या करता है स्टूडेंट्स, क्या कहता है कि बेटा ये जो सेकंड वाला कॉम्बिनेशन है इसको इसी की पावर से माइनस करा दो आर से। सही है, ये याद रखना है। अब ये मैं अप्लाई करूंगा इस पे कि एम सी थ्री इक्वल हो जाएगा एम सी एम माइनस 12 के। और जब मैं कंपेयरिंग करूंगा दोनों साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड, तो देखें एम सी कैंसिल, आपके पास बचेगा 3 इक्वल टू एम माइनस 12। तो माइनस का 12 बेटा उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। तो ये m की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। तो यहां से आपकी m की वैल्यू निकल गई। सही है। और m15 का मतलब ये कि सर n15 हो जाएगा, क्योंकि n बराबर था किसके, m के। बस ये एक चेंज था कि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन हो रहा है, क्योंकि यहां से आपको यार m की वैल्यू निकालनी थी। क्या निकालनी थी स्टूडेंट्स, m की वैल्यू निकालनी थी। और आपको कंडीशन ऐसी दी हुई थी कि दोनों के कोफिशिएंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। सही है। तो जब कोफिशिएंट्स इक्वल होंगे, इस तरह की कंडीशन आएगी, तो आप कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। मतलब एम सी आर इक्वल होगा किसके, एम सी एम माइनस आर के। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। अच्छा एम तो आ गया सर, अब लंबी नहीं करें, आगे काम करें यार। चल तो देखें बच्चों, लेट टी आर प्लस वन बी द टर्म इंडिपेंडेंट। अब ये काम तो देखें आपको आता है खुद कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स करना कोई बड़ी बात नहीं होती आप लोगों के लिए, लेकिन कर देते हैं। चलें, टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर ए एन माइनस आर और बी आर। तो ये हो जाएगा, अब सारी वैल्यूज को पुट कर दो इधर। तो टी आर प्लस वन इक्वल टू 15 सी आर एक्स की पावर हो जाएगी 2, और ये रहा 15 माइनस आर, बी की पावर है a अपॉन एक्स, होल पावर है r। तो बेटा ये हो जाएगा टी आर प्लस वन इक्वल टू 15 सी आर और x हो जाएगा 30 माइनस 2r। इसी तरह a की पावर r और x की पावर r। अब इसको ऊपर लेकर आते हैं बेटा। तो जब ऊपर लेकर आएंगे, ये हो जाएगा टी आर प्लस वन इक्वल टू 15 सी आर और x, अच्छा x को बाद में लिखते हैं भाई, पहले a को जरा लिख देते हैं। a की पावर r और x हो जाएगा 30 माइनस 2r और x की पावर हो जाएगा माइनस r, है ना। तो बच्चों ये आपके पास सिलसिला कुछ इस तरह हो जाएगा कि टी आर प्लस वन इक्वल टू 15 सी आर ए की पावर r और x की पावर 30 माइनस 3r, इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे इसे। सही है। उसके बाद आपको पता है क्या करना है, लेट द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। अब आपने इस वाली वैल्यू को उठाया, x की पावर 30 माइनस 3r, इसको इक्वल ले लिया किसके, x की पावर 0 के। अब देखें ये x से x कैंसिल, तो 30 माइनस 3r इक्वल टू 0, है ना। अब माइनस का 3r उधर जाके प्लस का 3r, तो r यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाके डिवाइड कर देगा, तो सॉरी 3 डिवाइड हो जाएगा। तो r की वैल्यू आ जाएगी 10। r 10 आने का सबूत ये है, और ये इस बात की निशानी है कि सर टर्म 11, कौन सी, टर्म 11 इज द इंडिपेंडेंट ऑफ x। अब क्या करें भाई, पुट द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन नंबर 1। और जब वैल्यूज पुट करती बेटा, तो आपके पास हो रहा है 10 प्लस 1 इक्वल टू 15 सी 10 और a की पावर 10
x 30 माइनस 3 की पावर 10, ये हो गया 11। अब 15c10 का मतलब है 15 में से 10 को आप माइनस कर देंगे बच्चों। अच्छा ये माइनस क्यों करता हूं, ये यही तो है कॉम्प्लीमेंट्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री तो है m माइनस आर। तो 15 को अगर मैं माइनस कर दूं r से तो ये क्या हो जाएगा 15c5 हो जाएगा, है ना। तो यही है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेटा, अब समझ आ गया होगा तुम लोग को। यही है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, नहीं सॉरी गलत बोल दिया, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन यही है। जैसे एम सी एम माइनस आर है ना, तो ज्यादा बड़ी जब वैल्यूज आती है ना बच्चों, ज्यादा जब बड़ी वैल्यूज आती है तो हम कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो देखें इधर एम सी एम माइनस आर करा मैंने, 15c5 आ गया, तो a की पावर 10 x हो गया 30 माइनस 30। 15c5 को अगर आप करेंगे बच्चों तो 15 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11, और इसको 5 को आप 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और a की पावर 10 और x की पावर 0। तो बच्चों देखें क्या क्या कैंसिल हो रहा है सर, ये देखें 4 3 दा 12, 12 से 12 कैंसिल, इसी तरह 2 1 जा 2 7 जा 5 1 जा 5 3 दा। अब जब आप सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपके पास जो टर्म 11 का आंसर आएगा वो आएगा 3003 a की पावर 10। दिस इज योर आंसर। बताओ बेटा कैसा लगा, कुछ समझ आ रहा है? यस और नो में रिप्लाई करो। वेरी गुड मरियम, वेरी गुड मनाहिल। ओके आमना बेटा। अब देखें, अब एक आखिरी क्वेश्चन रह गया था यार, क्वेश्चन नंबर 13, और उसको मैं थोड़ा सा करा देता हूँ भाई तुम लोग को, और बाकी तुम लोग ये खुद कर लेना, हिंट दे देता हूँ मैं तुम लोग को। द कोफिशिएंट ऑफ द 5th और 6th और 7th terms of the expansion of 1 plus x की पावर n फॉर्म NAP, और आपसे कह रहे हैं फाइंड n फाइंड आउट करना है। सही, आपसे कह रहे हैं बेटा n को फाइंड आउट करें। सही, आपने कहा सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो सबसे पहला काम तो यार आपको पता ही है कि वही a इक्वल है 1 के, b इक्वल है x के, और n इक्वल है n के। तो बेटा इसको यूज करते हुए ना तुम लोग यार ये कोफिशिएंट्स निकाल लेना जरा, 5 6 और 7 टर्म के कोफिशिएंट निकाल लेना। कोफिशिएंट निकालना तो यार पता ही है तुम लोग को, ये देखो दोबारा देख लो, फिर भी भूल जाते हो तुम लोग भी। ये रहा ना कोफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगाया, TR+1 इक्वल टू वही टर्म वाला फॉर्मूला लगाया, और ये देखो जैसे इसके कोफिशिएंट आ गया, इसी तरह उसका कोफिशिएंट निकाल लेना। सही है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ यार, यहाँ पे मैं डायरेक्ट कोफिशिएंट्स लिख देता हूँ बच्चों, क्योंकि मीटिंग का टाइम भी एंड हो रहा है। कोफिशिएंट ऑफ टर्म 5 आएगा तुम लोग के पास NC4, और कोफिशिएंट ऑफ टर्म 6 तुम लोग के पास आएगा NC5, और कोफिशिएंट ऑफ टर्म 7 तुम लोग के पास आ रहा है कितना, NC6। अब देखो टर्म 5 तो NC4 आ रहा है, टर्म 6 तो NC5 आ रहा है, टर्म 7 तो NC6 आ रहा है, तो ये कोफिशिएंट्स आ रहे हैं। और सवाल में क्या कह रहे हैं कि इनके कोफिशिएंट्स को क्या करें, एक्सपेंड करें भाई। अच्छा भाई, तो कैसे करोगे, यहां पे लिखोगे above these coefficients, above these coefficients are in AP में, भाई किस में है, AP में, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो ये होगा क्या पता है आपको, इस तरह होगा, ये आपके पास होगा इस तरह NC5
माइनस NC4 इक्वल है NC6 माइनस NC5। सर ये क्या करा? ये करा ये भाई ABC, अगर AP में होंगे ना तो आप करेंगे ये कि B माइनस A बराबर होगा किसके? C माइनस B के। ये करा भाई इन्होंने, सही है। तो अब आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इधर कोफिशिएंट्स रख दीजिएगा NC5 की जगह, ठीक है। और NC5 आपको निकालना होगा बच्चों, NC5 क्या करना होगा? निकालना होगा। सर किस फॉर्मूले से निकालेंगे? बेटा इस फॉर्मूले से, अभी जो प्रूफ कराया था ना तुम लोग को, कहाँ गया यार वो, ये हाँ ये इससे NCR वाले से निकाल लेना। जैसे मैंने यहाँ पे निकाला था ना NC2 निकाला था इस फॉर्मूले से, तो मेरे पास ये आया था। इधर ये देखो NC5 मैंने ऐसे ही निकाल दिया तो ये आ गया, सही है। फॉर्मूले में ना रखो, ऐसे ही निकाल लो, मर्जी है तुम लोग की। तो कहने का क्या मकसद है कि तुम लोग को इन सब की वैल्यू निकालनी होगी, फिर माइनस वगैरह करना होगा, तो फिर आपके पास n के दो आंसर आ जाएंगे, एक आ जाएगा 7 और एक आ जाएगा 14, सही है। बहुत लंबी होगी इसलिए मैं अभी फिलहाल नहीं कर रहा, अगर नहीं होगा तो बताना, मैं इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। लेकिन कहानी वही है कि भाई NC5 की वैल्यू को माइनस कराएंगे NC4 से, फिर NC6 की वैल्यू को, और फिर n कॉम्बिनेशन 5 की वैल्यू से क्या कराएंगे स्टूडेंट्स? माइनस कराएंगे, सही है। तो इसी के साथ भाई आपका चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट, और कल मैं चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करूंगा, सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बताओ भाई यहां तक क्लियर है बच्चों? यस और नो में जल्दी से रिप्लाई कर दो। चलो भाई ठीक है बच्चों, तो अल्लाह हाफिज, कल फिर मुलाकात करते हैं, कल क्लास लेते हैं। तो अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर।